गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने महाजनपद पढ़ना स्टार्ट किया था। और कल हमने आपको बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट आपको लेक्चर समझाया था, जिसमें हमने आपको मगध के बारे में बताया होगा। मगध के बारे में वो सभी चीजें बताई जो मगध डायनेस्टी में पाई जाती थी, जिससे और महाजनपद की अपेक्षा मगध को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस मिलती होगी। मगध के आसपास के हमने आपको 6 महाजनपद के बारे में बताया। उसके साथ साथ हमने आपको कल के वीडियो में बताया कि किस प्रकार बिंबिसार ने अपने आसपास के महाजनपदों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए होंगे, उसके साथ साथ कैसे कैसे मित्रता का संबंध बनाया होगा। आज उसी मैप को एक बार दोबारा से बताते हुए उसके मगध के साम्राज्य के बिंबिसार के बेटे के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बेटे ने किस किस तरीके से बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद काम किया होगा। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा था, एक बार फिर से हम उस चीज को ध्यान में रखेंगे और उस चित्र के अनुसार आगे की चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। कल जब हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मगध डायनेस्टी के बारे में बात करी थी आपसे कि मगध सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है। इंपोर्टेंट होने का कारण आपको हमने 4 कारण बताए थे। नंबर फर्स्ट कारण बताया होगा, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस पे कोई भी दुश्मन या कोई भी पास का महाजनपद इस पे आक्रमण नहीं कर पाता होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब पहाड़ियां इस पर खूब रही होंगी तो पहाड़ियों के साथ साथ जंगल खूब रहा होगा और जंगल होने के कारण इससे जो है बहुत ज्यादा लकड़ी प्राप्त हो जाती होगी। जब लकड़ी प्राप्त हो जाती होगी तो उस लकड़ी से ये रथ वगैरह बनाया करते होंगे और उन रथों का युद्ध में उपयोग किया जाता होगा। जितना सामान ये घोड़ों वगैरह पर लाद कर नहीं ले जा पाते होंगे, उतना सामान ये रथ पर रखकर आसानी से ले जाते होंगे। तो 5 पहाड़ियों का सबसे बड़ा हमने आपको एक कारण ये बताया। आपको कोई भी पास की जितनी भी महाजनपद होंगे इस पे आक्रमण नहीं कर सकता और जंगल की विशेषता आपको हमने बताई। इसी जंगल से हमने कल आपको अपने वीडियो में बताया था एक दूसरी चीज बहुत आसानी से अवेलेबल होती थी इन्हें, वो था आपका हाथी। जिस हाथी से जो है ये युद्ध में उपयोग किया करते होंगे और उन हाथियों को युद्ध के बारे में कौशल कराते होंगे, युद्ध कौशल में निपुण कर दिया करते होंगे। 2 चीजें ये पढ़ी थी हमने। इसके बाद हमने कहा इन्हीं जंगलों से हमें जो है लोहा और तांबा को मिला, जिससे ये औजार और हथियार बनाया करते होंगे और उन औजार और हथियारों का उपयोग जो है ये युद्ध लड़ने में किया करते होंगे। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? 5 पहाड़ियां पढ़ी हमने। 5 पहाड़ियों के साथ साथ हमने क्या पढ़ा? जंगल पढ़ा। जंगल से प्राप्त हमने क्या क्या पढ़ा? लकड़ी पढ़ी। लकड़ी के साथ साथ हाथी पढ़ा। लकड़ी के साथ साथ हमने कहा था लकड़ी का उपयोग ये रथ बनाने में किया करते होंगे और हाथी का उपयोग ये युद्ध में किया करते होंगे। इसके साथ साथ हमने बताया इन जंगलों से हमें लोहा और तांबा प्राप्त हुआ। लोहा और तांबे का उपयोग ये औजार और हथियार बनाने में किया करते होंगे। ठीक है, औजार हथियार की चर्चा हमने कल कर ली थी। उसके साथ साथ हमने चौथी चीज पढ़ी थी हमने नदी कि यहाँ पे नदी पाई जाती थी, गंगा नदी पाई जाती थी और गंगा नदी के कारण यहाँ पर सिंचाई बहुत अच्छी हुआ करती होगी और सिंचाई अच्छी होती होगी तो कृषि बहुत बढ़िया रही होगी। कृषि बहुत अच्छी रही होगी तो व्यापार बहुत अच्छा हुआ होगा। व्यापार अच्छा हुआ होगा तो राजा को टैक्स अच्छा मिला होगा और टैक्स अच्छा मिला होगा तो सेना की भर्ती बहुत अच्छी तरीके से हुई होगी। इसलिए मगध को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट की दृष्टि से हम देखा करते थे। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी यहाँ पर इसके आसपास के हमने आपको जितने भी महाजनपद रहे होंगे वो बताए थे। आपको 6 महाजनपदों की चर्चा करी थी हमने। जैसे कि अगर एक साइड से चले हम तो सबसे ऊपर हमने कौशल बताया होगा। कौशल के बाद हमने आपको बताया होगा कौशल के बाद पढ़ा होगा काशी। काशी के बाद बस, काशी के बाद बस पढ़ लिया होगा। बस के बाद यहाँ पे आपने अवंती पढ़ लिया होगा। ठीक, कौशल, काशी, बस, अवंती और उसके बाद इधर आपने अंग पढ़ लिया होगा और अंग के साथ में एक लास्ट आपको बता दिया था हमने आपको बज्जी। जिन्होंने कल का हमारा वीडियो देख रखा है ये सारी बातें हमने आपको डिटेल में समझाई थी। आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य का जो राजा रहा था, जो संस्थापक रहा था, उसका नाम बता दिया होगा बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में बताया होगा ये इतना कुशल था, इसने सबसे पहले ये सोचा कि जब मेरे इलाके में इतनी सारी चीजें प्रकृति मुझे दे रही है तो शायद कहीं ऐसा ना हो इसके आसपास के जो महाजनपद हैं वो मुझ पर आक्रमण कर दें। तो इन आक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले उसने क्या करा? वैवाहिक संबंध बनाना स्टार्ट किए और वैवाहिक संबंधों की संख्या कल हमने बता दी थी
कि लगभग इसने 500 शादियां की हैं, जिनको हमें किताबों की दृष्टि से पता चलती है। सबसे पहले हमने बात करी थी, हमने नंबर फर्स्ट पे बात करी थी बज्जी नरेश के बारे में, जो इसकी बेटी रही होगी, जिसका नाम हमने आपको चिलांगना बताया होगा। इस चिलांगना से शादी करेगा, ये पहली स्टोरी हमने आपको यहाँ बताई होगी। दूसरे में हमने आपसे कहा होगा चिलांगना से शादी हो जाएगी, उसके बाद ये कौशल में शादी करेगा। कौशल नरेश का नाम बताया था आपको प्रसेनजीत। तो कौशल नरेश की जो है यहाँ पर सिस्टर से शादी करेगा, बहन से करेगा। यहाँ के राजा का नाम था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के साथ में मैंने इसकी बेटी का नाम बता दिया था, उसका नाम था महाकौशला। और महाकौशला से शादी करने के बाद हमने आपसे कहा था इन दोनों से ये फ्री हो जाएगा, ना तो इस पे बज्जी आक्रमण कर सकता और ना ही कौशल जो महाजनपद है वो इस पे आक्रमण कर सकता होगा। इसके साथ साथ मैंने कहा था प्रसेनजीत के अंडर में ही काशी आया करता था, तो काशी इसे मगध के राजा बिंबिसार को ये दहेज के रूप में दान देगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा महाजनपद जो है दहेज के रूप में दिया गया, तो काशी महाजनपद था। किसने दिया? राजा प्रसेनजीत ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी, महाकौशला की शादी बिंबिसार नरेश से की थी। मगध का जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार। ये बात हमने कल सारी बातें समझ ली थी। काशी दहेज के रूप में आ गया था, आपसे मैंने बोल दिया था, काशी को दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया था हमने। और इसके बाद बताया होगा हमने आपको अवंती। अवंती के राजा के बारे में कल बताया था, चंद्रप्रद्योत यहाँ का राजा था। चंद्रप्रद्योत यहाँ का राजा था। इसे एक रोग हो गया था पांडुरंग। पांडुरंग मतलब पीलिया रोग हो गया था, और पीलिया रोग के कारण ये बीमार हो गया था, अपनी जो है अंतिम अवस्था में चल रहा था। सभी लोगों से इलाज कर पाया होगा, करवा लिया होगा राजवैद्यों से, मगर फिर भी इसे कोई भी किसी भी तरीके का उपचार नहीं प्राप्त हो पाया। तब ऐसी कंडीशन में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा, जिसका नाम कल हमने बता दिया था जीवक, और जीवक इसे आकर यहाँ पर इसका इलाज करेगा। और मैंने बताया था केवल 15 दिनों में इसे बिल्कुल ठीक कर देगा। 15 दिन बोल दिए थे हमने आपको, ठीक है। रंग इसे रोग बता दिया पांडुरंग, और इसके राजवैद्य का नाम बता दिया था हमने आपको जीवक। ये बात आपकी क्लियर हो गई थी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा होगा कि अंग पर इसने आक्रमण कर दिया था, और अंग को आक्रमण करके जीत लिया था। और बस से इसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बस में इतनी सारी चीजें प्राप्त नहीं होती थी, इसलिए बस पर इसने कोई आक्रमण नहीं किया। और चंद्रप्रद्योत से इसकी मित्रता हो गई होगी, क्योंकि इसने अपने राजवैद्य को भेजने के बाद चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया होगा। ये कहानी आपने कल पढ़ ली थी। आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसके साथ साथ हमने इसके 2 सलाहकार आपको कल बता दिए थे। बिंबिसार के 2 सलाहकार बोले होंगे आपको, उन सलाहकार का नाम आपको याद आ गया होगा। एक नाम बताया होगा आपको हमने सुनिधि, और दूसरा नाम बताया था हमने आपको सलाहकार का, क्या नाम था? दीर्घचारण। सुनिधि और दीर्घचारण, ये इसके सलाहकार रहे होंगे। अब स्टोरी आगे की ओर बढ़ेगी। देखिए समझिए, सबसे पहले एक बात इंपोर्टेंट जो आपको याद करनी होगी, जो ध्यान रखना होगा, बिंबिसार का जो टाइम पीरियड चला होगा उसी समय हमारे एक बहुत बड़े विद्वान की बात करेंगे आगे जाकर। हम अभी उसका इतिहास नहीं पढ़ेंगे, केवल चर्चा कर रहे हैं। जो हम आपको जब उसका इतिहास पढ़ा रहे हो तो आप तुरंत समझ जाएं कि सर ने इसकी बात बताई थी। इन्हीं के समय में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। महात्मा बुद्ध इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म चलाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आप ध्यान रखना, बिंबिसार और महात्मा बुद्ध का इतिहास जब पढ़ेंगे तो ये एक दूसरे के समकालीन चल रहा होगा, ठीक। अभी 1-2 लेक्चर बाद हम आपको महात्मा बुद्ध स्टार्ट करेंगे, पहले इनके बारे में बात होगी। बिंबिसार अच्छा खासा अपना जो है साम्राज्य चला रहे होंगे। इनका बेटा होगा, बेटे का नाम है अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बेटे का क्या नाम है? अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करेगा, पिता की गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर देगा ये अजातशत्रु। तो इतिहास में पहला व्यक्ति, पहला राजा एक ऐसा निकल कर आएगा जिसने अपने पिता की हत्या की होगी। इस वजह से इस वंश का नाम, जो आपको मैंने हर्यक वंश पढ़ाया था, अब इस वंश का नाम जो हो जाएगा पितृहंता वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? पितृहंता वंश। तो पितृहंता वंश कब पड़ा नाम? जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तब इसका नाम पितृहंता वंश पड़ गया होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है।
जब ये पितृहंता यानी अपने पिता की हत्या कर देगा, तो अब यहां पर स्टोरी इस चित्र से समझेंगे। अब अजातशत्रु को ये डर हो गया कि सबसे पहले, क्योंकि इसके पिता ने बिंबिसार ने बज्जी की जो है राजकुमारी चिलांगना से शादी करी थी। अब इसे इस बात का डर हो गया कहीं बज्जी का नरेश, बज्जी का राजा इस बात से मुझसे खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि मैंने अपने पिता की हत्या कर ली या उनके दामाद की हत्या कर दी, तो कहीं बज्जी का राजा मेरे खिलाफ नहीं हो जाए। सेम ऐसी इन्होंने महाकौशला से शादी करी थी इसके पिता ने। तो महाकौशला वहां की क्या थी, वहां की जो है उसके राजा की सिस्टर थी, बहन थी। तो इसे इस बात से बहुत डर हो जाएगा। जब डर हो जाएगा तो इसका मानना भी ठीक था। होता क्या है, प्रसेनजीत जो है अपनी, इसने जो दहेज में काशी दी हुई होती है इसके पिता को, बिंबिसार को, और बिंबिसार के मरने के बाद वो सोचता है जब बिंबिसार ही नहीं रहे तो मैंने जो इसे दहेज में काशी दी है तो मैं क्यों रखूं इसके पास। वो काशी इससे वापस ले लेते हैं दहेज के रूप में जो दी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो काशी को वापस ले लेते हैं प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह किया था इसके पिता के साथ में। अब पिता इसके मर चुके, जब तक प्रसेनजीत भी काफी लंबी उम्र में आ चुके होंगे, तो प्रसेनजीत की एक पुत्री होती है। अब जो पुत्री होती है वो बिल्कुल जवान हो चुकी होती है, बड़ी हो चुकी होती है अब तक। अब क्या करेगा, ये बिंबिसार तो मारे गए, अजातशत्रु इस बात से बड़ा खिलाफ हो जाएगा कि इसने मुझसे काशी जो दहेज के रूप में मेरे पिता को मिली थी वो मुझसे वापस ले ली। और इस कारण अब क्या करेंगे, ये प्रसेनजीत पर ये आक्रमण कर देगा। तो पहला आक्रमण अगर बात करी जाए, ये काशी पर आक्रमण करेगा। काशी नहीं, आप बोलेंगे कौशल पर आक्रमण करेगा पहले, क्योंकि कौशल नरेश के ऊपर कर रहा है। कौशल पर ये आक्रमण करेगा सबसे पहले, और कौशल पर आक्रमण करने के बाद वहां पर प्रसेनजीत को हरा देगा ये। और जब प्रसेनजीत की पराजय हो जाएगी तब ये प्रसेनजीत से कहेगा कि जिस प्रकार आपने मेरे पिता को काशी दहेज में दिया था, आज मैं आपकी पुत्री से शादी करूंगा, और पुत्री से शादी करने के बाद एक बार फिर से काशी को दहेज के रूप में लूंगा। तो इस प्रकार काशी दो बार दहेज में दी गई है, एक बार पिता के समय में और एक बार स्वयं इसने काशी को दहेज में लिया होगा। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की बात करें, देखिए ये सारे युद्ध वगैरह जब हुआ करते थे तो कोई ना कोई सलाहकार रहा करता था। जैसे कि अभी मैंने आपको बिंबिसार के दो सलाहकार बताए, ऐसी अजातशत्रु का भी सलाहकार रहा है। उसका अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम बताएंगे आप बस्कार। तो इसका सलाहकार पूछा जाए, अजातशत्रु का सलाहकार की बात हो रही है यहाँ पर, सलाहकार, तो वो उसका सलाहकार कौन था, बस्कार। तो इसका सलाहकार कौन होगा, बस्कार इसका सलाहकार होगा। एक बात आपके क्लियर हो गई है, आगे बात समझेंगे। चलिए एक बात और बता दें, बिंबिसार से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है, और शायद आप किताबों में पढ़ पाते हैं, बट इतना डिटेल में किताबों में किसी में, जैसे आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप छोटी मोटी किताब ले लेते हैं, उससे डिटेल नहीं पढ़ना पसंद करते। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के समय में आपने किताबें खरीदी, गैस पेपर खरीदे और पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सोचा कि अब जो है हम जो है कंपटीशन में पहली रैंक ले आएंगे, और होता क्या है, आप जब रिजल्ट देखते हैं तो रैंक आपको पहली क्या, आपका नाम ही नहीं मिलता है उसमें। ठीक, तो एक आपको थोड़ा सा डीपली बात बता देते हैं, यहाँ पर वीडियो की इंपोर्टेंस पड़ जाएगी। यहाँ पर क्या, यहां तक आपको मैंने बिंबिसार की स्टोरी सुना दी। एक बिंबिसार ही एक ऐसा व्यक्ति है, इसने अपने 15 दूतों को भेजा। कहां भेजा, कभी कभी पूछ लेते हैं, बिंबिसार ने अपने 15 दूतों को मैत्री संबंध बनाने के लिए कहां भेजा या कौन से महाजनपद भेजा। तो 15 दूतों को भेजेगा ये गांधार, और गांधार मैंने आपको पढ़ाया था परसों वाले वीडियो में, कहा था अफगानिस्तान में था। तो अफगानिस्तान में गांधार। तो बिंबिसार के बारे में अगर आपसे स्टोरी पूछी जाए तो ये ध्यान रखना, गांधार से इसने मैत्री संबंध बनाए हैं, मैत्री संबंध। और मैत्री संबंध में इसने 15 दूतों को भेजा, और 15 दूत जब गए वहां पर, उन्होंने कहा कि हमारे राजा जो है बिंबिसार, वो आपसे मित्रता का संबंध बनाना चाहते हैं। तो वो सोचता है, बोले बहुत बढ़िया, मैंने तो कोई आक्रमण भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये मुझसे मित्रता का संबंध बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है साहब, ले आओ उपहार, रख दो हमारे यहाँ। इतनी बड़ी बड़े आप उपहार लेके आए हो, जो आपने अशर्फियां वगैरह जो भी आपके बहुमूल्य चीजें रही होंगी, वो रखने के बाद वो उससे मैत्री संबंध बना लेता है। अब सबसे बड़ी बात क्या बनती है, गांधार कितना दूर रहा,
उससे इसने मैत्री संबंध क्यों बनाए, उसका कारण समझेंगे। उसका कारण ये बनता है, मैंने आपको यहां पर एक महाजनपद बताया अवंती। जब अवंती के इससे अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत से बिंबिसार की मित्रता हो गई होगी, तो उसे इस बात का लगा होगा बिंबिसार को कि ये तो मेरा मित्र बन गया। अवंती इससे पहले एक बार जो है लुट पिट चुका था, पहले ही गांधार से। गांधार अफगानिस्तान में था, वहां से गांधार का नरेश आता है और आने के बाद अवंती पर लूटपाट करता है और उसके बाद लूट कर इसे चला जाता है। तो बिंबिसार बहुत चालाक था। बिंबिसार ने सोचा कि कहीं ये दोबारा आएगा तो इस पर आक्रमण करेगा, मुझे भी पहुंचना पड़ेगा आक्रमण में, मैं क्यों लड़ाई लड़ूं, क्यों ना मैं इससे मित्रता का संबंध बना लूं, ना ये आएगा और मेरी बात भी मानेगा उसके बाद। तो ये कहानी भी आपके क्लियर हो गई होगी कि गांधार पर किसने दूत भेजे हैं, बिंबिसार ने भेजे हैं। अब लौट आते हैं हम अजातशत्रु की तरफ को। अजातशत्रु का सलाहकार मैंने आपको बसकार बता दिया, आगे की बात करेंगे। देखिए अजातशत्रु को किससे खतरा था, कौशल से खतरा था। कौशल को जीत लाया, काशी जीत लाया। अब खतरा भी बना रह गया है, कहां से, बज्जी से। अब बज्जी नरेश से ये बज्जी पर जो है आक्रमण कर देगा अजातशत्रु। अजातशत्रु आक्रमण करेगा बज्जी पर, और बज्जी पर आक्रमण करने का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं आपके, उनका मतलब आप ध्यान से समझ लेंगे, ठीक, समझेंगे ध्यान से। अगला इसका आक्रमण जो रहेगा कहां पर रहेगा, बज्जी पर। बज्जी पर जब इसने आक्रमण करेगा तो इसने दो तरीके के हथियारों का यूज किया है, उन हथियारों का उपयोग पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है। या आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन से महाजनपद पर आक्रमण के समय अजातशत्रु ने इस हथियार का उपयोग किया था। तो वो हथियार जो थे उनका नाम बता दें हम आपको। पहला हथियार था रथमूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। पहला हथियार कौन सा था, रथमूसल, और दूसरा आपका हथियार था महाशिलाकंटक। देखिए बहुत सारी बातें रहती हैं, ये हथियार किस प्रकार रहे होंगे, मैं आपको एक छोटा सा बता दे रहा हूं कि इनके हथियार ये किस प्रकार थे। बाकी आप तरह तरह के विद्वान इसे अलग अलग तरीके से बताते हैं, जहां तक मैंने जो पढ़ा है मैं आपको उसके विषय में जानकारी दे रहा हूं। रथमूसल लोहे का जो है एक पिलर हुआ करते थे, बड़े बड़े पिलर हुआ करते थे, जिन्हें हाथी की सूंड में फंसाने के बाद जहां युद्ध के लिए हम किसी का महल वगैरह के जो है दरवाजों के तोड़ने के काम में आया करता था ये रथमूसल। लोहे के पिलर हाथी की सूंड में फंसाते होंगे, बांधा करते होंगे, और उन पिलर से जो है दरबार के बहुत बड़े बड़े जो दरबार हुआ करते होंगे उनके दरवाजों पे मारा करते होंगे, उनके दरवाजे तोड़ते होंगे। वो आपका जो हथियार रहा होगा उसे रथमूसल बोला गया। क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद कुछ किताबें रथमूसल को ऐसा भी बताती हैं कि एक प्रकार का ये रथ था, इसके रथ में जो है जो पहिए हुआ करते थे उसमें तलवारें लगी हुआ करती थी, और जब ये रथ चला करता था तो तलवारें जो है आसपास में जितने भी सैनिक अगर आक्रमण की दृष्टि से आया करते थे तो वो उन्हें काटते हुए चलती थी, ठीक है, जैसे कि आपने किसी एक फिल्म में भी देखा है, ठीक। मैं उसे आगे नहीं बताऊंगा। चलिए आप किसी भी प्रकार से कोई सा भी समझ सकते हैं जो आपने पढ़ा हो, ठीक। दूसरा महाशिलाकंटक भी आपने उसी एक पिक्चर में देखा होगा फिल्म में, जैसे कि बड़े बड़े जो पत्थर हुआ करते थे उसे कपड़े में बांधा और बांधने के बाद दूर फेंका करते थे उसे, ठीक, एक गुलेल की तरह, और फेंकने के बाद जो भी इसके नीचे आया या जहां तक ये लुढ़कता हुआ गया वहां तक लोग बाग जो है जख्मी हो जाते थे, मारे जाते थे। ये आपका महाशिलाकंटक रहा होगा। दोनों आपको हथियार क्लियर हो गए। किसने उपयोग करा, अजातशत्रु ने किया है। कब उपयोग किया, बज्जी के समय में आक्रमण पे किया। बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं समझता हूं मगध के बारे में कल के और आज के लेक्चर में सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कल वाला वीडियो जरूर देखें। शायद मगध के बारे में जब आप कल का वीडियो समझें तो आपको लगेगा कि कल का और आज का वीडियो पढ़ने के बाद सारा इतिहास हमें यहां तक का याद हो गया, बहुत सारी बातें याद हो गई। इसके बाद अजातशत्रु ने अपनी राजधानी, जो अजातशत्रु की राजधानी थी उसका नाम था राजगृह। कौन सी राजधानी थी, राजगृह। एक बार लिख देता हूं मैं आपको, राजधानी राजगृह थी इसकी। चलिए आगे की बात करें। इसे ना डर था इस बात का कि कोई ना कोई मुझ पे बाहरी आक्रमण ना कर दे,
तो इसने जो है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, कौन से वाले के लिए, देखो तीसरा कारण समझे। देखिए कौशल को जीत लाया, बज्जी पर आक्रमण कर दिए तो जीत गया ये। अब इसे डर हो गया इस मित्र से, इसके जो पिता का मित्र था चंद्रप्रद्योत, उस पिता के मित्र से डर हो गया, इसलिए इसने अवंती के डर से, अवंती महाजनपद के डर से अपनी राजधानी राजगृह की चारदीवारी की है। क्लियर हो गई। 3 कारण बताए अजातशत्रु के, मैंने आपको बहुत बड़े कारण बता दिए। पहला कारण आपको मैंने बताया कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने जैसी काशी को छीन लिया वापस, तो इसने उस पर आक्रमण करके पुनः दहेज के रूप में ले लिया, एक बात। दूसरा, इसे मान जनपद से जो डर था बज्जी से था, तो बज्जी पर इसने आक्रमण करा और उस आक्रमण में 2 तरीके के हथियारों का यूज किया, जिसका एक का नाम था रथमूसल और एक का महाशिलाकंटक। दोनों किस प्रकार थे, क्या काम करते थे, ये समझ लिया हमने। तीसरी बात, इसके पिता का मित्र था अवंती में जो राजा चंद्रप्रद्योत बैठा हुआ था, जो इसके पिता ने जिससे इसे इलाज करवा के ठीक कराया था पांडुरंग रोग, जो इसका पिता का राजवैद्य गया था जीवक, ठीक, उससे इसे डर हो गया। इस वजह से उसने अपनी राजधानी राजगृह की चार दीवारी करवा दी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, ध्यान से समझें। राजगृह में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी, और जब अजातशत्रु राजा बना था, जब इसने अपने पिता की मृत्यु करी थी, उस समय 8 वर्ष हुए थे, केवल 8 वर्ष हुए थे, जब 8 वर्ष जब इसके शासनकाल को हुए होंगे अपने पिता को मारने के बाद, तब महात्मा बुद्ध की उस समय मृत्यु हुई थी। फिर समझिए क्या बोला, महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान 8 वर्ष का समय बीतने के समय में हुई है। तब उनकी याद में बहुत सारे महान बौद्ध लोगों को बुलाया होगा, तब पहली बौद्ध संगति राजगृह में कराई गई होगी। जब हम आपको महात्मा बुद्ध पढ़ा रहे होंगे तो यही बात को दोबारा से रिवाइज कराएंगे और आपको तुरंत याद आ जाएगी, सर ने बता दिया था कि ये बिंबिसार के समकालीन था और ये इसके शासनकाल के 8 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हुई होगी महात्मा बुद्ध की। और इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सलाहकार मैंने आपको बता दिया, छोटी सी बात आपको बता के जा रहा हूं। अब इसकी मृत्यु होगी अजातशत्रु की, और अजातशत्रु को इसका पुत्र मार देगा, उसका नाम होगा उदयन। कल हम उदयन के बारे में पढ़ेंगे, उदयन की मृत्यु किसने की, या उदयन के साथ साथ मगध का अंतिम राजा कौन रहा होगा, वो पढ़ते हुए नया वंश कौन सा होगा और उस वंश ने क्या क्या काम किए होंगे, और उस वंश का भी इतिहास जैसे हमने इस तरीके से पढ़ा उस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे सीरियल वाइज। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।